गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक तुगलक वंश के बारे में, जो आपको दिल्ली सल्तनत का एक पार्ट होगा। और तुगलक वंश में कौन कौन से महान शासक हुए, उनका कार्यकाल कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक चला, और उसमें क्या क्या आपको सामाजिक आर्थिक क्या क्या चेंजिंग आए, कौन सी पॉलिसी चली, इन सभी मुद्दों पर सर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज की हम लोग एपिसोड की शुरुआत करते हैं। देखिए, तुगलक वंश अलाउद्दीन के सेनापति में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। गयासुद्दीन जो तुगलक था, अलाउद्दीन के सेनापति था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी तथा पिता एक करौना तुर्क था जो बलबन का दास था। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया तथा उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी का नाम क्यों दिया गया? तो उन्हें मंगोलों के साथ क्या किया था? विरोध किया था और उन्हें भारत से खदेड़ा था। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। गयासुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया जाने लगा। आवश्यकता अनुसार अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ़ किया जा सकेगा। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा न देकर कर मुक्त जागीरें दी गई। गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्ल और बटाई की प्रथा प्रचलन में रही। अलाउद्दीन के समय की कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दी गई, परंतु न देने वाले, सरकारी धन की बेईमानी करने वालों तथा चोरों को कठोर दंड दिए गए। बर्नी एक लेखक था। उसके अनुसार तुगलक शाह के न्याय से भेड़िए को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वह किसी भेड़ की ओर देखे। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कहाँ से था? 1325 से 1351। सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। वह खगोल शास्त्र और गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर एक कोही की स्थापना की। एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि दीवाने अमीर एक कोही की स्थापना किसने की थी? किसे आपको तुगलक वंश ने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसके लिए? कृषि की उन्नति के लिए की थी। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाना सबसे महत्वपूर्ण क्या था उसका? दिल्ली से दौलताबाद। इब्न बतूता एक लेखक था, विद्वान था। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे।
इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उन्हें देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर ए.के. निजामी के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतबाबाद रखा। मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद। देवगिरी को कुवत उल इस्लाम भी कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य अंकित करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई थी। बरनी मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप में उल्लेख करता है। वो 5 ठो योजना कौन कौन सी थी? दोबाब में कर की वृद्धि, दूसरा है देवगिरी को राजधानी बनाना, तीसरा सांकेतिक मुद्रा जारी करना, चौथा खुरासान का आक्रमण और पांचवा कराचील की ओर अभियान। ये 5 अभियान 5 मुख्य योजना था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। इब्न बतूता का कार्यकाल 1333 से 1347 ईस्वी था। मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 1351 में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने किताब उल रहेला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं को त्यौहार मुख्य होली में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था, जिसके कारण बरनी ने उसकी कटु आलोचना की और ऐसे व्यक्तियों को छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोइया आदि कहा। 20 मार्च 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। 20 मार्च 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। फिरोज शाह तुगलक नियुक्ति के लिए एक रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यताओं की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेरोजगारी की समस्याओं का हल करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर और संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवाने एक खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं का आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों को विवाह की भी व्यवस्था करता था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की जिसमें उसने कुशल हकीम डॉक्टर रखे। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग का स्थापना की थी। कहा जाता है फिरोज जी ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया था। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख थे। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराएं, 20 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नान गृह, 10 स्तंभ और 50 पुलों का निर्माण कराया था। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने
उसके इकदला का नया नाम आज़ादपुर और पांडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा था। उसके राज का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी शाहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवाने विराजत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण कराया कारण प्रसिद्ध रहा। सबसे बड़ा जाल फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। प्रथम नहर 150 मील लंबी थी, जो यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी। दूसरी 96 मील लंबी थी, जो सतलज से घाघरा तक जाती थी। तीसरी सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक जाती थी। चौथी घाघरा से फिरोजाबाद तक जाती थी। पांचवी यमुना नदी से फिरोजाबाद तक थी। नदियों का इन्होंने जाल बिछाया जिससे सिंचाई करने में, खेती में आपको सहायता प्रदान हो जाए। फिरोज तुगलक ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधाओं के लिए 150 कुएं भी खुदवाए। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 50 बांधों और 35 झीलों अथवा जल को संग्रह करने के लिए तालाबों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के लिए हक-ए-सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। इन्होंने सिंचाई व्यवस्था दी और हक-ए-सर्ब के नाम से आपको सिंचाई पे जो कर वसूल करने का पहला आपको दिल्ली का सुल्तान था। उसने किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नगरों वाली का पानी प्रयोग में लाते थे, उनकी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। तो ब्राह्मण पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों का बाग लगाए। उसमें अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी उपाय किए थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा, अब अम्बाला जिले में, से दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल एवं फिरोजाबाद वाले मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। उससे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों को एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया। नसरुद्दीन मोहम्मद 1394 से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अब देखिए, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का क्या था? सबसे लास्ट शासक था, अंतिम शासक था। उसने शासक काल में ख्वाजा जहां से जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। जौनपुर की स्वतंत्र राज्य की स्थापना ख्वाजा जहां ने की थी। पंजाब का सूबेदार खीज खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नसरुद्दीन दिल्ली में रहा, नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, जो 1398 ईस्वी में किया था। यह कथन इस शासक के लिए प्रचलित था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तैमूर का आक्रमण 1398 में दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। किसको नष्ट किया? दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश को।
1412 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे ख़रीज खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसे दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। अब आपको तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आएगा आपके पास? सैयद वंश की। तो चलिए आज हम लोग फिर इस तुगलक वंश के जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आएंगे सैयद वंश में। पहला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो देखिए प्रथम सुल्तान बना था गाजी मलिक ने। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक कहा जाता है। गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था। उसने दीपापुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगलों के विरुद्ध युद्ध किया था। उसने भारत के बाहर खदेड़ा, इसलिए उसे मालिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह के समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 8 सितंबर 1320 ईस्वी में वह सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसे उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारे जाने लगा। उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। चलिए, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? अभी आपको गाजी मलिक आपने सुना, गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है। जो किस वंश से आपको ताल्लुक़ रखता है? तो तुगलक वंश से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृषि की समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक को नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी में कृषि की समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दे और खूतों को अपने पुराने अधिकारी लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली का करवाना बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर से 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय पर देश में राज किया। तुगलक वंश ने। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक किया। लोदी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक किया। और तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालीन था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र और गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो कौन था? आपको मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी में सर्वाधिक विद्वान शिक्षित शासक था। वो खगोल शास्त्र और गणित के और आयुर्विज्ञान का सहित विद्याओं में निपुण था। अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। देखिए, ये दो बार आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के उन्नति के लिए नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि का अधीन लाना था। 60 मील भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया था। भूमि पर कृषि सुधार के लिए
और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। दिल्ली 7वें नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र को योजना बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने फसल चक्रण को योजना बनाई थी। तो आप ऊपर की व्याख्यान से संतुष्ट हो जाएंगे। दीवाने कोही किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग था उसका कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो बिल्कुल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत का सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं हम लोग। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए तथा उन सभी को उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उनकी एक विशिष्टता थी। बर्नी के कथनानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्यरूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। ईरान में कैरवात खां के समय से सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी, यद्यपि वहाँ यह प्रयोग असफल हुआ था, परंतु चीन के कुंबलाई खां के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। संभवतः नवीन अवशेषों का प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक ने उस देशों से प्रेरणा प्राप्त की। आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कमी थी। इसी कारण उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से थी। सुल्तान ने तांबे और इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए। उनका मूल्य तत्कालिक जारी चांदी के सिक्के के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। यह योजना बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण असफल रही। चलिए आते हैं हम लोग अब कथन और कारण पे। क्या सही है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया था। या दूसरा ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई और उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार की अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों का टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर आपको ए सही है और आर गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया था। चलिए इसके हम लोग व्याख्यान को समझ लेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्न बतूता मोरक्को का जो यात्री था उन्हें दिनार की संज्ञा दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों को टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिमी एशियाई देशों और उत्तरी अफ्रीकी देशों के व्यापार को करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा। अब आते हैं हम लोग। मध्यकालीन यात्री लेखक इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? तो इब्न बतूता आपको मोरक्को का रहने वाला था, इसलिए ऑप्शन नंबर बॉल सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। मोहम्मद तुगलक द्वारा मुद्रा निर्गम का उचित नियंत्रण नहीं था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको उसकी जो मुद्रा योजना थी वह असफल रही। उसका रीजन्स था कि उसकी उचित नियंत्रण नहीं था।
बरनी मोहम्मद बिन तुगलक के 5 मुख्य योजनाओं को विशेष रूप से उल्लेख करता है। 5 को योजनाएं कौन सा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया था? तो दोबाब में कर की वृद्धि, और दूसरा देवगिरी की राजधानी बनाना, तीसरा सांकेतिक मुद्रा जारी करना, चौथा खुरासान पर आक्रमण और कराचील की ओर अभियान। सांकेतिक मुद्रा और प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण न होना। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी के मुद्रा के बराबर रखा गया था, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा। अब आते हैं हम लोग, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो इब्न बतूता 1333 से 1347 ईस्वी मोरक्को मुल्क का अफ्रीकी निवासी था, यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 1351 में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता भारत के किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है? डाक व्यवस्था का इब्न बतूता। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा के वृत्तांत के द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और किताबुल रेहला नामक उसकी पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है। कश्मीर घाटी में अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। कहाँ दफन है? उसकी पाटलिपुत्रा में, नालंदा में। तो नालंदा में। कश्मीर घाटी में अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 में निर्वासन के दौरान बिहार में हो गई, जिसको नालंदा में दफनाया गया। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक था, जो होली के हिंदुओं के पर्व होली में भी आपको सम्मिलित रहता था। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था, जो हिंदुओं के त्यौहार और मुख्यतः होली में भाग लेता था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति और मिली और उन्हें राजा से? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्योंकि उसकी थोड़ी सी तबाही तांगी के नेतृत्व में। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था, तभी तांगी के नेतृत्व में गुजरात में विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तांगी पराजित हुआ और भयंकर सिंध चला गया, भागकर सिंध चला गया। तांगी भागकर कहाँ चला गया? सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तांगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। इस निधन पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तानों ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था। फिरोज शाह तुगलक की और भी व्यवस्था है कि नहरों का उन्होंने जाल बिछाया, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार आपको बहुत प्रकार के दिया। आइए चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने समान लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य को गुण योग्यता की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति देकर उसने बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। बेरोजगारों को सहार्थ दिल्ली में किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने।
दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात के स्थापित किया था। वो था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर और संपत्ति का दान करता था। उसने एक विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्री और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के लिए विवाह का भी व्यवस्था करता था। किस सुल्तान दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो आपको फिरोज शाह तुगलक के। लगभग आपको इन्होंने बहुत अधिक दासों का बहुत शौकीन था। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसने दासों की संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उसने उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टन के बीच वेतन देता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ, क्योंकि आप वर्कर्स को रखेंगे, ज़्यादा आपके पास दास रहेंगे तो उनको वेतन देने के लिए तो पैसे तो चाहिए। इस प्रकार आपकी खजाना धीरे धीरे खाली हो सकती है, जो आपको हानिकारक सिद्ध हुआ। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग की स्थापना किया। बलबन ने अपनी सेना को घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा ने बैठा। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। चलिए इसके व्याख्यान को देखते हैं। मंगोलों से मुकाबला करने के बाद बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। बलबन ने अपने सेना मंत्री दीवाने अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। बलबन की सेना की अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय इमाद उल मुल्क को है। घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन ने शुरू की थी। ठीक है। तीसरा ऑप्शन था मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चाचा फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई, वो चाचा नहीं था, क्या था? चचेरा भाई था। चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक चाचा नहीं था। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। फिरोज दासों का बहुत शौकीन था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो आपको फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया था। उसके द्वारा बसाए गए फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने एक दला नामक नाम का नया आज़ादपुर और पांडुआ नाम का नया नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी शाहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसने अव्यय अनुमान के लिए 7 दीवाने बिराजत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण कराया, वह प्रसिद्ध कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण कराने का कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5
बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नगरों का पानी प्रयोग में लाते थे, उसकी पैदावार को 1/10 भाग सरकार को ही देना पड़ता था। तो नहरों का जो जाल बिछाना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। हक ए सर्ब और सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो आपको फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान था। उल्लेखनीय है कि उस समय ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज शाह ने इस कदम को विरोध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी और अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फलवानी यानी कि बागवानी पर भी इन्होंने बहुत जोर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए गए। 1200 बाग लगाए गए। उसने अपने बागों के फलों की गुणवत्ता सुधारने के निम्नलिखित उपाय किए थे। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा और मेरठ से। फिरोज शाह तुगलक का विशिष्टता यह था कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों की भवनों की मरम्मत कराने तथा उन्हें पुनः निर्मित कराने का बहुत ध्यान दिया था। उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा, अब अम्बाला जिले में है, दोनों से दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद के मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया और मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली में वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कसिके शिकार तथा खीट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक दिल्ली स्तंभ को दिल्ली लाया? देखिए, कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य को एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों को एक दूसरे के लिए विचारों को बेहतर समझ सकें? तो फिरोज शाह तुगलक था, जिसमें आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों का एक दूसरे से विचारों को समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों को फारसी में भी अनुवाद कराया था। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। हज पर जो खर्च किया था, हज पे खर्चे, तो वो फिरोज शाह तुगलक था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी। उसमें कुशल हकीम रखे थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद था। नासिरुद्दीन मोहम्मद 1394 से 1412 तक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। उसके शासनकाल में ख्वाजा जहाँ ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खीज खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया। दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नसरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। इस कथन इस शासक के लिए प्रचलित था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। दिल्ली से
पालम तक फैली हुई है। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं होगा, आपको इसमें नसरुद्दीन मोहम्मद होगा। तो इसमें ऑप्शन नहीं है। भारत पर तैमूर आक्रमण तुगलक वंश नसरुद्दीन मोहम्मद 1394 और 1412 ईस्वी में के काल में 1398 ईस्वी में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था कि उसने उनमें से एक था काफिरों से युद्ध करना तथा उसका विनाश, और दूसरा था धन प्राप्ति। काफिरों से युद्ध करना और धन की प्राप्ति के लिए लूटपाट करने के लिए भारत आपको आया था। जनवरी 1399 में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौटा था। कहाँ से? फिरोजाबाद गया था, मेरठ गया था, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौट गया। जाने से पहले उसने खिरीज खां को मुल्तान और दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। उपयुक्त समस्त प्रश्नगत विकल्प गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें आपको नसरुद्दीन मोहम्मद था, इसलिए स्टार आपको दिया गया है। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 में। तैमूर ने आक्रमण के बाद भारत के किस वंश के राज की स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद तो देखिए तुगलक वंश के बाद आपको सैयद वंश का निर्माण हुआ। तैमूर के 1398 में दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश दोनों ही नष्ट कर दिया। 1412 में नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया और 1413 में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिरीज खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। किसने किया? खिरीज खां ने सैयद वंश की नींव डाली। आइए इस कालक्रम को देख लेते हैं। पहले रुकनुद्दीन था, उसके बाद मुबारक खां, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। रुकनुद्दीन का 1236 ईस्वी का काल था। मुबारक खां 1316 से 1320, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 और आलम शाह 1445 से 1451। रुकनुद्दीन 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना था, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मुबारक खां 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक दिल्ली का सुल्तान रहा और सैयद वंशी शासक आलम शाह 1445 से 1451 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। इस प्रकार आपको जो तुगलक वंश की शासन व्यवस्था थी उस पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस थे। फिर हम लोग पढ़ेंगे, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।